This call is now being recorded. This call is now taking notes. दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा मैडम उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट उपस्थित है, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर है, हमारी फैकल्टी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जिंतू भट्टाचार्य जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मोनिका गोयल जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित है, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। और हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित है, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी हैं, और इस समय हमारे सामने उपस्थित हैं। और वो आज की चर्चा हम लोग करेंगे इन्वेस्टिगेशन पर, जो हमारे परीक्षण 1 पर आधारित है। ओवर टू तिवारी जी। अरविंद सर को प्रणाम, बाकी अपने साथियों को प्रणाम। जैसा सर ने बोला, हम लोग इन्वेस्टिगेशन जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। विजिबल है ना सर? हाँ, विजिबल है जी। यस। थ्रोम्बोसाइट। तो सर ने जैसा बोला, तो हम लोग आज ब्लड पे ही चर्चा कर रहे हैं। इस पे शायद सेकंड क्लास हम लोग की है। तो इसके पहले जो ब्लड में मुख्य जो सेल्स हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स। आरबीसी का मतलब है एरिथ्रोसाइट हम लोग बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स है, उसका नाम थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो है ना, ये ब्लड में जो सेल है, ये सबसे छोटे साइज के 2 से 3 माइक्रोन का होता है। और ये ब्लड में अगर फ्लो करता है, ब्लड अगर ब्लड वेसल्स में, तो ये छोटा होता है, सेंटर में रहता है। और जो साइज इनके बड़े होते हैं वो दीवार के आसपास चलते हैं। ये फ्लो के कारण सेंटर में रहता है। इसमें ये जो ब्लड सेल है, ये जो सेल है, इसका छोटा है और इसका गुण है चिपकना। ये आपस में चिपकने की टेंडेंसी होती है इसकी। इस गुण के कारण कुछ फायदे हैं और कभी कभी ये नुकसान भी कर सकता है। तो क्या है इस गुण में? इस गुण में जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो ये चिपकना है, तो किसी भी केस में जो ब्लड की वेसल्स है, चाहे कैपिलरी है, आर्टियोल्स हैं, ये जितने भी हैं, अगर इनमें किसी कारण से चोट लगती है, दरार होता है, कट जाता है और ब्लड बॉडी से बाहर फ्लो होने लगता है, उस केस में ये, हम लोग पीछे पड़े थे इस बात को भी, कि आपस में चिपक के और वहां पे प्लग कर देते हैं और ब्लड के फ्लो को रोक देते हैं। ये जो थ्रोम्बोसाइट है, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं, तो ये कब होता है? जब भी ब्लड एटमॉस्फेयर के टच में आता है। ऐसे ये काम नहीं करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं बनाता है। जब भी बॉडी में किसी वजह से कट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ब्लड का फ्लो आउटसाइड बॉडी होने लगता है किसी रीजन से, तो एयर के टच में आने से ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता, प्लग बना देता, ब्लड का फ्लो जो बॉडी से बाहर होना है वो रुक जाता है। हम लोग बोलते हैं थक्का बना देता है, ब्लड को थक्का बनाता है, मतलब कोगुलेशन करता है, रोक देता है ब्लड की फ्लो। कितनी को इसकी वैल्यू क्या होती है? तो 3 ± 0.5 लाख पर क्यूबिक mm। अगर 1 क्यूबिक mm हम लोग ब्लड में मेजर करेंगे, तो इस सेल की जो संख्या होगी, ये ब्लड सेल की, तो 3 माने 3 से थोड़ा कम, माने 2.5 और 3.5। अगर 2.5 भी है या 3.5 है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे जब चेंज होती है तो थिंक करना है कि क्या रीजन हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो पहले तो ये जानना है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो 2.5 से 3.5 के बीच में होगी। कि क्या वॉल्यूम होगा ब्लड का? 1 मिलीमीटर क्यूब इसमें जो ब्लड होगा। तो ये रिपेयर कैसे करता है? ये 2 स्तर पे करता है। अगर कहीं ब्लड वेसल्स कट गया, तो अगर
एक स्वयं सेल्फ कंट्रैक्ट होगा, या किसी वजह से आप उसको, आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली आप उसको दबा देते हैं, उस एरिया को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे वहां ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो रीजन वही होता है कि एयर के टच में आने से ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है, वो प्रक्रिया हम लोग पीछे पड़े थे, तो ये काम करता है। दूसरा क्या है, एक तो कोगुलेशन होता है, कंट्रैक्ट खुद होता है या बाहर से करें। थ्रोम्बोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा वो है कि जब ब्लड वेसल्स में, जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है पतले वाले, कैपिलरी की बात करें हम लोग, तो किसी वजह से चकता बन जाता है ब्लड का, मतलब ब्लड का रिसाव हो जाता है। ये किस केस में होता है, जब ये कम हो जाता है। और तो हीमोफीलिया भी हम लोग ये बोलेंगे, हीमोफीलिया एक रोग है कि ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो अब्सेंट होता है। तो ये एक जेनेटिक डिजीज है हीमोफीलिया, जिसमें जिसको हीमोफीलिया होता है उसके ब्लड क्लॉटिंग होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्लॉटिंग के जो फैक्टर्स हैं वो अब्सेंट रहते हैं। तो ये हीमोफीलिया उसको बोलते हैं। तो आप स्वतः संकुचन के केस में ये होता है, ये आप दबा के रखेंगे। दूसरा क्या कि ये कोगुलेशन का जो टाइम है वो 3 से 5 मिनट है। मतलब आप ब्लड जहाँ कटा है और किसी वजह से वहां बंद कर दिया, ब्लड का फ्लो नहीं होगा, तो 3 से 5 मिनट के अंदर कोगुलेशन हो जाएगा। वो कहीं कहीं 3 से 7 मिनट भी लिखा है, तो कोगुलेशन हो जाएगा। लेकिन हीमोफीलिया क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, तो ये टाइम बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये दिक्कत काफी होगी अगर हीमोफिलिक है तो। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक शब्द है। पेनिया का हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि टोसिस और पीनिया, जब बढ़ जाता है तो टोसिस, और ये तो पीनिया। पीनिया का मतलब है कि कम हो गया, इसकी वैल्यू 2.5 से 3.5 है। लेकिन अगर किसी स्थिति में थ्रोम्बोसाइट की जो अगर आप मेजरमेंट करते हैं और 1 लाख से उससे कम है, वैल्यू वही है 1 क्यूबिक मिलीमीटर, तो इसको बोला जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कोई बोल रहा है, इसका मतलब है कि ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई है, लेस देन 1 लाख हो गया है। अब ये क्या क्या रीजन हो सकता है? कुछ रीजन ये हो सकता है कि वो ये बनता कहाँ है, तो बोन मैरो में बनता है। हम लोग देखे थे कि मैक्सिमम ब्लड सेल्स जो है बोन मैरो में बनते हैं, और डब्ल्यूबीसी के कुछ पार्ट लिम्फ नोड्स में भी बनते हैं, जो हम लोग देखे थे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये अगर बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो जन्मजात डिजीज हो या आप दवा लें या किसी एक्सटर्नल रीजन से, तो दोनों ही केस में अगर बोन मैरो जनरेट नहीं कर रहा है आरबी प्लेटलेट्स को, तो उसकी संख्या कम हो जाएगी। तो जन्मजात ये कुछ रोग हैं जिनको कैंजिनिटल डिजीज कह रहा है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एब्सेंट रेडियाई सिंड्रोम, विस्कॉट एल्ड्रिक सिंड्रोम, बेनियार्ड सोलर सिंड्रोम, या फैनकॉई एनीमिया, ये कुछ जन्मजात रोग हैं। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप कर लीजिए, मेडिकल टर्म से कहीं वो हो सकता है, लेकिन ये जन्मजात डिजीज है कि ये किसी को बाई बर्थ मिल सकता है कि उसकी बोन मैरो में ये प्रॉब्लम होगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा क्या है कि बोन मैरो बाहर से आपने कुछ ऐसा काम किया, मैंने एक्सटर्नली कुछ ऐसा हुआ कि वो जनरेट, एक तो जन्मजात है और एक्सटर्नली हम लोग इस दुनिया में कुछ करेंगे। तो अगर मेडिसिन के या रेडिएशन के कारण बोन मैरो एपिलेप्सिया हो गया, माने कि बोन मैरो में क्या वीकनेस हो गई, डिजेनरेट नहीं कर पा रहा किसी कारण से, बोन मैरो एपिलेप्सिया है कि ये एक रीजन क्या हो सकता है, एक्सटर्नल संक्रमण हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, कुछ मेडिसिन के कारण भी हो सकता है, HIV हेपेटाइटिस के कारण भी हो सकता है, एल्कोहल के सेवन करने से भी ये होता है। अगर विटामिन B12 में फोलिक एसिड की कमी है तो भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जनरेट उसको करना विटामिन B12 की है, और क्योंकि विटामिन B12 अगर नहीं है या फोलिक एसिड की कमी है तो बनेगा नहीं, या बोन मैरो में कैंसर हो गया। इन डिफरेंट कारण से जेनरेशन नहीं होगा। एक तो जेनरेशन है और दूसरा उनका डेथ है, क्योंकि उनकी एक डेथ के टाइम है। तो अगर उनकी डेथ रेट बढ़ गई तो भी जल्दी, क्योंकि पता लगा X बन रहा है और 2X मर रहा है, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। मतलब जेनरेशन कम हो रहा है या डेथ हायर हो रहा है। तो ये कुछ डिजीज है। हिपेरिन
HIV, ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परपुरा, हिमोलिटिक यूरिमिक परपुरा, हाइपर स्प्लीनिज्म। अगर किसी वजह से स्प्लीन भी बहुत एक्ट करेगी, हाइपर हो जाएगी, तो आपको ये प्रॉब्लम होगा। या गर्भावस्था में लीवर एंजाइम रक्त में आकर थ्रोम्बोसाइट को समाप्त कर देगा। ये भी कह रहा है कि यहाँ भी प्रॉब्लम होती है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा। तो ये बहुत सारे डिजीज हैं जिसमें आपके थ्रोम्बोसाइट की डेथ रेट बढ़ जाएगी। ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा वही है। पर ये हम लोग बात कहते हैं कि जब भी कैपिलरी है ये टूटेंगी और कम रहेगा 1 लाख से, तो धीरे धीरे ये ब्लड बाहर दिखाई देंगे और बॉडी पर कहीं कहीं पैचेज बन जाएंगे। पैचेज बनने का मतलब ये है कि आप ये चेक करा सकते हैं कि क्या 1 लाख से नीचे हीमोग्लोबिन ये प्लेटलेट्स हैं, और अगर ये कम है तो कैपिलरी में भी डैमेज होगी, और कोई इंटरनल ऑर्गन में अगर ये हो गया, जैसे अब जीआईटी में या कहीं और दूसरी जगह हो गया जहां से ब्लड का फ्लो रोकना मुश्किल हो जाएगा, तो आपकी डेथ हो सकती है। थ्रोम्बोसाइट की वैल्यू अगर 1 लाख से नीचे गिरती है, तो डॉक्टर्स जो प्रैक्टिशनर हैं वो इसको रेगुलर मेजर करते हैं, टेस्ट करा के कि क्या ये कम होती है। क्योंकि अगर ये उनको अगर रीजन पता है कि यहाँ से कंट्रोल हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये भी एक डेथ रीजन हो सकता है। क्योंकि अगर 30-40 हजार ये संख्या हो जाए तो आपकी बॉडी पर स्किन से ब्लड निकलने लगे, क्योंकि जो ब्लड वेसल से वहां से जो क्लॉटिंग का जो काम है ना, वो कर नहीं पाएगा थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि क्वांटिटी कम है तो ब्लड का फ्लो हो सकता है। इसके अलावा क्या स्थिति है, विटामिन सी की कमी से भी ये हो सकता है। बैक्टीरियल एवं मेटाबॉलिक टॉक्सिन और दवाओं की एलर्जी भी इसके लिए जिम्मेदार है। अतः परपुरा रोग निदान थ्रोम्बोसाइट काउंट पे, थ्रोम्बोसाइट काउंट का मतलब है कि लेस देन 1 है तो वो परपुरा रोग है, उस हिसाब से। और रीजन क्या है वो आपको जानना पड़ेगा। पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया वही है कि जब आपका स्टमक जो जूस है, गैस्ट्रिक जूस ना दे रहा हो, उस केस में ये हो जाता है। क्योंकि कुछ जो फैक्टर होते हैं वहां से जो बनते हैं विटामिन B12 के लिए, अगर वो नहीं जनरेट हो रहा है तो पर्निशियस एनीमिया हो गई, तो सारे ब्लड सेल कम हो जाएंगे। अगर आपके थ्रोम्बोसाइट के अलावा और भी ब्लड सेल कम मिल रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि पर्निशियस एनीमिया भी। ल्यूकेमिया के केस में भी इसकी संख्या कम मिलेगी। थ्रोम्बोसाइट कोशिकाओं का संख्या कम होना अधिकांशतः बोन मैरो में कम उत्पादन के कारण होता है। कम उत्पादन आरबीसी का भी हो जाएगा, किंतु टॉक्सिन थ्रोम्बोसाइट उत्तकों पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। ये देखिए, अगर टॉक्सिन है तो आपका प्लेटलेट्स ज्यादा प्रभावशाली नुकसान होगा, ये प्रभाव ज्यादा डालता है। नाक से, मसूड़ों से, यूरेथ्रा से या वजाना से कारण रक्त आने पर थ्रोम्बोसाइट कैलवेट, अगर किसी के नाक से भी ब्लड आ रही है, किसी मसूड़े से आ रही है, तो उसको अपना थ्रोम्बोसाइट माने प्लेटलेट्स की काउंट चेक कराना चाहिए। और ये ब्लड ग्रुप फैक्टर, ये बोला कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है तो ब्लड का फैक्टर जो हम लोग पढ़े थे, ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर, जो रिसर्च फैक्टर है बंदर वाला, ये चेक करा के ही ब्लड हम लोग को ट्रांसफर करना चाहिए। मतलब किसी से ब्लड आप ले रहे हैं, ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं या दे रहे हैं, तो आपका ब्लड फैक्टर, ब्लड ग्रुप और उसका फैक्टर, वो रिसर्च फैक्टर जिसके उसके ऊपर है या नहीं, तो ये दोनों, ऐसा नहीं कि बी है तो बी को ले लेंगे, B+ है या B नेगेटिव है, तो सोचना है कि वो रिसर्च फैक्टर जो हम लोग आगे पढ़े थे, तो ये चेक करके करवाएंगे। आयुर्वेदिक वो बस तिवारी जी, बस 2 मिनट। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में नोट कर लीजिए प्लेटलेट काउंट का कम होने पर उपचार। राइट, नोट कर लीजिए, राइट RF 9th स्पाइरल, राइट RF 9th स्पाइरल 3/4 sedate 5/6 tone, लेफ्ट RF 0 स्पाइरल 3/4 sedate 5/6 tone। आगे चलिए। लेफ्ट में पहले राइट बोला है, राइट बोलिए, आप भी बोलिएगा राइट। राइट RF 9th स्पाइरल, राइट RF 9th स्पाइरल 3/4 sedate 5/6 tone, और फिर लेफ्ट RF 0 स्पाइरल 3/4 sedate 5/6 tone।
इसी क्रम में आप बोलिएगा जब भी प्रोटोकॉल। ठीक, चलिए तिवारी जी। ओके, तो नेक्स्ट जो हम लोग जब ब्लड टेस्ट कराएंगे, एग्जैक्टली ऐसे हम लोग उपचारक हैं, तो हम लोग को ब्लड में जो काउंट्स हैं उनके साथ साथ जो ब्लड की केमिस्ट्री है उनके बारे में जानना चाहिए कि जो बहुत सारे टेस्ट होंगे, तो वो टेस्ट में ये जानने की जरूरत है कि उसका एक नॉर्मल लेवल क्या है, उसके कम होने से या एक्सेस होने से क्या नुकसान है और कहाँ से बनते हैं। जैसे हम लोगों ने ब्लड सेल को देखा, वैसे इनकी केमिकल जो केमिस्ट्री है, बायोकेमिकल एलिमेंट का एस्टिमेशन, वो एस्टिमेशन तो कैसे करेंगे? सबका एस्टिमेशन न्यूमेरिक फिगर से करेंगे, सबका एक नॉर्मल रेंज हमको पता होना चाहिए, और वो कहाँ से बनते हैं, क्या क्या इनटेक कम या ज्यादा किया जा सकते हैं और क्या नुकसान करते हैं। जैसे हम उन WBC, RBC और प्लेटलेट्स पढ़े हैं, वैसे हमको उनकी और केमिस्ट्री भी जाननी है। तो क्या है, ये जो न्यूमेरिकल फिगर है ये आपको बताते हैं कि ये हुआ है, आपको ये वो नहीं बताते हैं कि कहां से हुआ, वो आपको करना है। तो आपको ये जानना है कि ये जो टेस्ट है केमिस्ट्री, वो जनरेशन कहां से होती है या एक्सक्रीट कहां से होता है। जैसे हम लोग सेल में समझते कि बोन मैरो से बनते हैं, तो हमको बोन मैरो पे केयर करना है, बाकी चीजें। लेकिन आप अगर ये स्टमक आपका ठीक नहीं होगा तो GIT खराब होगा तो बाकी चीजें होंगी। उसी तरह ये भी हमको जानना है। ये क्या है, एग्जाम्पल के लिए कि यूरिक एसिड बढ़ा है, तो यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है, तो प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से बढ़ता है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स जिम्मेदार हो सकते हैं, तो ये जाने हम लोग कुछ को कि क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यूरिया का लेवल, सीरम में यूरिया का लेवल पहले जानते हैं। सीरम यूरिया लेवल ये कब कराया जाता है, अगर किडनी से यूरिन कम एक्सक्रीट हो रहा है या लीवर में भी कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में सीरम यूरिया कराया जाता है, क्योंकि यूरिया का लीवर और किडनी से एक अच्छा रिलेशन है। कैसे, इसको देखते हैं। कोमा में रोगियों का रक्त यूरिया स्तर उसकी लाइफ को एक्सपेक्ट करता है कि अगर कितना है यूरिया स्तर, यूरिया का नुकसान क्या है और फायदा क्या है, वो भी थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो लेवल कितना होना चाहिए, अगर 100 ml सीरम ले लें या ब्लड ले लें, एक्चुअली ब्लड के सेल्स में तो होता नहीं, तो ये सीरम में ही है। तो सीरम में अगर हम देखें, सीरम मतलब कि हम ब्लड सेल को अगर सेडिमेंट करवा लेंगे तो बचा हुआ जो पार्ट है वो सीरम जो है वो अगर लेते हैं तो कितना मिलता है, 100 ml में 20 से 40 मिलीग्राम है, 100 ml सीरम में 20 से 40 मिलीग्राम यूरिया का लेवल। ये आवश्यक भी है, लेकिन कम या ज्यादा नुकसानदेह है, ये आवश्यक है। ये कह रहा है कि ब्लड में और सीरम में यूरिया एक्सक्रीट कितना करते हैं पर डे। आप देखिए 100 ml ब्लड में 20 से 40 मिलीग्राम है, लेकिन आप पर डे 16.5 ग्राम एक्सक्रीट करते हैं। तब ये एक्सक्रीट कैसे करेंगे, ये यूरिन पे डिपेंड करेगा। आप यूरिन टेस्ट कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि आप यूरिन के वैल्यू पे डिपेंड करते हैं और यूरिन में इसकी अवेलेबिलिटी, उस पर इसकी वैल्यू निकलेगी। लेकिन अगर किसी का यूरिन कम हो रहा है या लीवर में कोई प्रॉब्लम है या किडनी में, तो सीरम यूरिया, ब्लड यूरिया चेक कराया जाना चाहिए। ये कैसे निकलता है, हम 3 चीज मुख्य रूप से लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। तो जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जो फैट है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। तो जो प्रोटीन है, इसलिए भी हम लोग को अपने खाने में केवल 15% ही प्रोटीन लेने की बात हो गई। अगर बैलेंस डाइट में ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो गड़बड़ है। 50%, 35% और 15% जो प्रोटीन की परसेंटेज है दैट इज 35, प्रोटीन इज 15, कार्बोहाइड्रेट्स 50 और 35 इज द फैट। प्रोटीन का जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो उस मेटाबॉलिज्म से जो नाइट्रोजन गैस है वो बाहर निकलती है। हमको आगे हम लोग थोड़ा नाइट्रोजन को और पढ़ेंगे, तो नाइट्रोजन बनती है और ये नाइट्रोजन स्वतंत्र होती है और वो बॉडी उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, और ये अमोनिया हानिकारक है। इसलिए जो लीवर है और ये क्या करते हैं, लीवर, किडनी और ब्रेन, ये सारे लोग इसको कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, क्योंकि अमोनिया ज्यादा नुकसानदेह है रादर देन यूरिया। नाइट्रोजन से अमोनिया बनाती है बॉडी और अमोनिया से यूरिया बना देती है, और ये यूरिया पानी में सोलबल है, वाटर में सोलबल है, उससे एक्सक्रीट हो जाता है।
ऐसे अमोनिया नहीं निकल पाएगी, और अमोनिया जितनी देर बॉडी में रहेगी उतना माने ज्यादा क्वांटिटी नुकसान हानिकारक ज्यादा है। तो क्या है, अमोनिया का जो आयन स्तर है, जो आयन के फॉर्म में, वो 20 से 25 माइक्रोग्राम है। ध्यान रखिएगा, माइक्रो बहुत छोटा होता है, माने ग्राम का 10⁻⁻⁶ बोलेंगे वो माइक्रो है। कितना में? 100 ml में। तो यूरिया का स्तर 20 से 40 मिलीग्राम है, लेकिन 20 से 25 माइक्रोग्राम है, माने बहुत छोटा है, क्योंकि आयन के फॉर्म में अगर, और अमोनिया का स्तर अगर ब्लड में देखेंगे 100 ml ब्लड में, प्योर अमोनिया आयन के फॉर्म में 20 से 25, लेकिन ऐसे देखेंगे पूरे ब्लड में तो 100 ml में 40 से 70 माइक्रोग्राम है। ये अमोनिया का स्तर है। अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन अमोनिया में, अमोनिया यूरिया में। और ये लीवर जो है यूरिया को 97 से 98% बनाता है, मतलब मुख्य भूमिका लीवर की है। हम लोग उस बात को बार बार कहते हैं, सारे केमिकल रिएक्शन लीवर करता है, हम लोग बार बार ये बात को दोहराते हैं। लीवर इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। कितना? 97 से 98%, माने मोस्ट प्रोबेबल यूरिया यूरिया कम खतरनाक है अमोनिया से, और एक्सक्रीट हो जाएगा। इसका गुण क्या है यूरिया का? जो ब्लड में सांद्रता है, कंसंट्रेशन, वो मेंटेन रखता है। अगर ये नहीं रहेगा तो कंसंट्रेशन मेंटेन होगा, माने यूरिया की आवश्यकता है। एक डाटा है इसकी, प्रोवाइड फ्लूइड ओस्मोलारिटी 5 मोल्स पर टेम्परल। जो यूरिया का लेवल है ये काम करता है। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तो क्या करता है, जो सबसे खतरनाक है, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया को निष्क्रिय कर देगा। अगर आपकी यूरिया ज्यादा है तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो रही है, मतलब सेल्स तो खराब हो रहा है, माने जो ऊर्जा का घर है उसी को ये नुकसान कर देगा। इसलिए हायर यूरिया सेल्स को डायरेक्ट डैमेज करता है। कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करके। इसलिए ब्लड में यूरिया का लेवल जरूर चेक कराना चाहिए लीवर और किडनी के केस में। लीवर कन्वर्ट करता है और किडनी एक्सक्रीट करती है, तो दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर लीवर किडनी में प्रॉब्लम है तो लीवर ने बना तो दिया और किडनी एक्सक्रीट नहीं कर रही क्योंकि किडनी खुद प्रॉब्लम है, तब भी ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपके सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया खराब होंगे। तो यूरिया किडनी जितनी एक्सक्रीट कर सके और जितना ये बनाता है, इसमें एक बैलेंस होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको ब्लड में यूरिया का लेवल लीवर और किडनी के दोनों ही केस में चेक कराना चाहिए। बार बार हम लोग बोला था कि प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म से ही ये होता है। अगर किडनी जितने एक्सक्रीट करते हैं उससे ज्यादा बन गया और बहुत बढ़ेगा तो रोगी कोमा में भी जा सकता है। आप सोचिए, इसलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोटीन को एक लिमिटेड लें। ये नहीं कि हम प्रोटीन लेते चले जा रहे हैं, ये खतरनाक है हायर प्रोटीन। इसलिए 15% से ऊपर प्रोटीन आप न लें, क्योंकि ये चीजें होंगी। क्योंकि प्रोटीन का जो कैटाबॉलिज्म जो गड़बड़ है, वो नाइट्रोजन और सब बनाता है अमोनिया। अधिक उल्टियां, अधिक त्वचा जलन, तीव्र ज्वर, डायबिटिक मेलाइटिस, ये वो रोग है, ये रोग होंगे अगर यूरिया बढ़ा हुआ है तो। और किडनी में क्या है, और भी रोग है कुछ ये रोग किडनी के जिनमें यूरिया का एक्सक्रीशन जो है ना बाहर निकालने की क्षमता कम हो जाती है। रोग के नाम है ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, रीनल ट्यूबरक्लोसिस और रीनल फेल्योर। रीनल माने किडनी, सीधा सीधा। तो रीनल के किडनी की वजह से अगर किडनी में प्रॉब्लम हुई तो यूरिया का एक्सक्रीशन कम हो जाएगा और बनेगा उतना ही, तो ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा। तो किडनी और लीवर की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब ये रोग है, जैसे एक और डिजीज है कि यूरिन बाहर नहीं निकल रहा, किडनी तो निकाल दी, यूरिन नहीं निकल रहा है। वो कैसे? क्योंकि वो तो किडनी दे देती है यूरिनरी ब्लैडर को, और यूरिनरी ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसकी कुछ भी प्रॉब्लम होगी, उसमें स्टोन आ गया, हाइपरट्रॉफी है, घाव हो गया, कुछ भी हो गया अगर में, तो किडनी सही है तो आपको किडनी के बाद यूबी को भी डॉक्टर देख रहे होंगे कि वो कैसा है, क्योंकि किडनी और यूबी डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। किडनी यूरिन को बना के यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है और एक टाइम के बाद वो डिस्चार्ज होता है बाहर। तो ये है, अगर यूरिया ज्यादा समय तो बनी रहती है तो क्या हो सकता है, यूरिमिक पेरिकार्डिस,
यूरिमिक न्यूमोनाइटिस और तथा यूरिमिक इंट्राटाइटिस। मतलब यूरिया अगर शरीर में ज्यादा हो रहा है, यूरिमिक लिखा मतलब कि ये किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होंगी। एक तो हो गई तो प्रॉब्लम, और अगर किडनी की वजह से भी नहीं है, हायर आपके पास है, तो किडनी को भी प्रॉब्लम देगा, क्योंकि हर सेल की माइटोकांड्रिया को नुकसान करेगा। अब या तो किडनी में प्रॉब्लम हो गई या लीवर में, तो लीवर अगर बनाएगा नहीं तो भी दिक्कत है। लीवर कब नहीं बनाएगा? लीवर अमोनिया से यूरिया बनाता है, अगर लीवर फेल हो गया तो यूरिया में कन्वर्ट ही नहीं करेगा, अमोनिया में रह जाएगा, और ये अमोनिया सेल्स को बहुत नुकसान करेगा, स्पेशली नर्व सेल्स को, ब्रेन के जो सेल्स हैं इनको नुकसान करेगा, क्योंकि वो अमोनिया रहेगा। अगर अमोनिया ज्यादा है माने लीवर काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर यूरिया एसिड ज्यादा है तो शायद लीवर कर तो रहा है लेकिन किडनी एक्सक्रीट नहीं कर रही है, एक्सेस बन रहा है, या एक्सक्रीशन कम हो गया। एक्सेस बनना या एक्सक्रीशन होना, तो लीवर और किडनी डायरेक्ट ही ये दोनों केस में यूरिया के लेवल को, सीरम यूरिया लेवल को चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि कम हो जाएगी तो क्या होगा, वो जो कंसंट्रेशन है आईसीएफ और ईसीएफ का वो गड़बड़ा जाएगा। तो ये यूरिया के साथ क्या कहता है वो, इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो धीरे धीरे फैलती है और मॉडरेट ब्लड यूरिया लेवल से रोगी लंबे समय तक जी सकता है। लीवर किडनी मुख्य है जो इन रक्त स्तर को नियमित, मैंने यही बार हम लोग करें कि यही दोनों, और अगर दोनों ही स्वस्थ है फिर भी ज्यादा है तो किसी वजह से आपकी बॉडी में प्रोटीन ज्यादा डैमेज हो रहा है, हाई टेम्परेचर होने पर उत्तक प्रोटीन डिनर्चर होकर टूटने लगेगा, या डायबिटीज की केस जहाँ पे उत्तक, जब सेल्स एनर्जी प्रोटीन से ले रहे, आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे, आप व्रत पे हैं 15 दिन के, 15 दिन से भूख हड़ताल किए हुए हैं, तो अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो फैट और प्रोटीन टूटेंगे, और जब प्रोटीन टूटेगा तो अमोनिया यूरिया बढ़ेगा। तो प्रोटीन इसलिए एक तो बॉडी से टूटने नहीं देना है जो बॉडी में है बॉडी बिल्डिंग के लिए, लेकिन अगर आप नहीं खाएंगे तो फैट और प्रोटीन दोनों ही टूटेंगे, और प्रोटीन टूटेंगे तो आपका ब्लड में यूरिक एसिड सीरम यूरिया बढ़ा हुआ मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, हम लोगों ने देखा सीरम यूरिया। इसका प्रोटोकॉल नोट कर लीजिए। बोथ इंडेक्स फिंगर, अगर इसमें कोई क्रिएटिनिन में कमी हो, क्रिएटिनिन कोई वो हो और यूरिया में कुछ कम हो तो सारा और सभी के लिए है। बोथ इंडेक्स फिंगर 012 स्पाइरल, बोथ IF 012 स्पाइरल 45 362। तो ये हो गया यूरिया। अब हम एक देखते हैं क्रिएटिनिन। क्रिएटिन और क्रिएटिनिन दो शब्द हैं, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन, ध्यान रखिएगा। इसको क्या है, ये ब्लड में ही मिलना है। तो रक्त क्रिएटिनिन स्तर रोगी के जिंदगी समाप्त होने का ऐलान हो, कब, जब बढ़ा हुआ हो। लेवल कितना है 1.2। वहां क्या था, यूरिया थोड़ा लंबे समय तक जीने देगा, वो हायर होने पर माइटोकांड्रिया खराब करेगा। ये क्या खराब करेगा, इसको देखना। रक्त क्रिएटिनिन का स्तर 1.2 से 1.2 मिलीग्राम परसेंटेज, मतलब 100 ml अगर ब्लड लेते हैं तो 1.2 से 2 मिलीग्राम मिलेगा। क्रिएटिनिन और रक्त प्लाज्मा में एक ही जैसा है। क्रिएटिन एक अमीनो एसिड है। हम लोगों ने क्या कहता है, प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में। यूरिया के लिए हम लोगों ने डायरेक्ट नाइट्रोजन की बात की थी। ध्यान रखिए कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में नाइट्रोजन निकलता है, क्योंकि अमीनो एसिड है तो नाइट्रोजन है, इस पार्ट है, सब में नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्रिएटिन ये क्या है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन के उससे बनती है, यही एब्जॉर्ब भी होती है, और ये ज्यादा कहाँ मिलती है, तो मसल्स में, स्केलेटन मसल्स में। वो हम लोग डायरेक्ट किससे बात किए थे, लीवर और किडनी से जिम्मेदारी लिए थे, ये मसल्स की बात कर रहा है। और अमीनो एसिड क्या करता है, जो अनस्टेबल एटीपी अणु है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ये इन को पकड़े रहता है, अनस्टेबल जो क्रिएटिन फास्फेट। देखिएगा, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन और क्रिएटिन दो है, तो क्रिएटिन जो होता है वो अमीनो एसिड है,
अनस्टेबल एटीपी को पकड़ा है। जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये एटीपी को छोड़ देता है, क्रिएटिन अनुवाद ये उसको छोड़ देता है, फिर वो एटीपी यूज होता है। लेकिन कोई असामान्य स्थिति आती है, अब वो क्या है यहाँ डिफाइन नहीं है, लेकिन ये समझिए ये अमीनो एसिड जो जल कण है उनको छोड़ के हानिकारक तत्व क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। एनी हाइड्रेशन माने जल कण छोड़ता है, वाटर यहां से निकल जाता है, अमीनो एसिड से वाटर निकल जाता है और ये क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। एनी हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन हम लोग बोले एनी हाइड्रेशन माने जल कण को छोड़ता है और कन्वर्ट किसमें होता है? क्रिएटिनिन में। क्रिएटिन अमीनो एसिड है और कन्वर्ट होके क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होता है। ये बनता कहाँ है? लीवर हम लोग देखे थे बनाता है मैक्सिमम, और ये जो क्रिएटिनिन है ये मसल से बनाता है, जो स्केलेटन मसल से मैक्सिमम 98% उसमें बनता है, बाकी मस्तिष्क, लिवर और टेस्टिस में बनते हैं, रक्त में बनता क्रिएटिनिन मसल्स में है, ध्यान रखिए। क्योंकि जब भी मसल्स वो होगी सेल की तरह यूज होगी, एनर्जी की तरह यूज होगी, तो क्रिएटिनिन बनेगा। हम लोगों ने वहां बोला था कि प्रोटीन पर यूज होगी तो बनेगा, वो भी है। और ये भी समझिए जब भी मसल्स यूज होगी एनर्जी के लिए तो क्रिएटिनिन बनेगी बनेगी। इसको अब देखिए क्या कहता है, इसकी वैल्यू कितनी है? टोटल बॉडी क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन इन मसल फाइबर इज 0.01% ऑफ मसल फाइबर वेट। कितना एक्सक्रीट होती है? 1.5 से 2.0 ग्राम में एक्सक्रीट होती है। देखिए ग्राम में एक्सक्रीट होती है 1.5 ग्राम पर डे। जिस रोग में कैटाबोलिज्म के माध्यम से एनर्जी आएगी प्रोटीन के, तो वहां क्रिएटिन और क्रिएटिनिन दोनों मिलेंगे। वहां भी हम लोग बोले थे कि प्रोटीन के कैटाबोलिज्म से, और अगर इससे ये भी नुकसान होगा क्योंकि अमीनो एसिड तो यही बनाता है प्रोटीन, अमीनो एसिड प्रोटीन ही अमीनो एसिड बनाता है। हम लोग पहले बोले थे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाएगा, ये अमीनो एसिड बनाएगा और वो फैटी एसिड बनाएगा। तो ये अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड बनेगी कैसे? तो प्रोटीन की कैटाबोलिज्म से। नाइट्रोजन निकलती है वो यूरिया के लिए, ये बनाएगा क्रिएटिन, क्योंकि यह एक अमीनो एसिड है और क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होगा। ये दोनों जल में घुलनशील है और यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएंगे। जो सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों घुलनशील है डायरेक्ट, और नाइट्रोजन अमोनिया की तरह नहीं है, वो यूरिया है वहां पे, ये दोनों ही घुलनशील है। लेकिन ये होगा तो नुकसान क्या है? प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होगा, कराना पड़ेगा, जो बाकी चीजों को भी नुकसान करेगा, और क्रिएटिन या क्रिएटिनिन का एक्सर्जन एक्सक्रीशन भी करेगा। और जो क्रिएटिनिन है या मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, ये हानिकारक तत्व है। इसलिए अगर किसी के यूरिन में क्रिएटिन और क्रिएटिनिन की मात्रा ज्यादा मिलती है तो ये खतरनाक है, ये ध्यान रखिएगा। माने यूरिया से ज्यादा खतरनाक है। ये क्या करती है, ध्यान देखिए, अगर ये ज्यादा हो गई तो आईसीएफ और ईसीएफ को ही मेंटेन ही नहीं करने देगी, परमिबिलिटी सेल की रोक देगी। अगर सेल की वो तो क्या है कि अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया को खराब कर रहा था, ये सेल की परमिबिलिटी मतलब छोटे छोटे होल है जो ब्लड फ्लो को आईसीएफ से ईसीएफ की तरह मूव कराते हैं, जिनको मूव होना है, लेकिन वो मूवमेंट का रास्ता ही धीरे धीरे बंद कर देगी। इसलिए अगर ये ज्यादा होती है तो सेल में आईसीएफ और ईसीएफ अनबैलेंस हो जाएंगे, न एनर्जी जाएगी आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि आने जाने का रास्ता ही बंद कर देंगे। तो ये भी बहुत क्रिटिकल है, और ये नॉर्मली यूरिन से क्रिएटिनिन की ज्यादा मात्रा मिल रही है, मतलब कोशिकाएं टूट रही है, और किडनी की उत्सर्जन क्षमता से अधिक होने पर ये हानिकारक है, क्योंकि किडनी एक लिमिट तक उत्सर्ज करेगी, अगर उससे ज्यादा होगा तो ये ब्लड में ही रहेगा और सेल्स को डैमेज करेगा। अगर जितनी बनती है एक्सक्रीट हो गई तब तो ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग में ये पाया जाए। इस रोग के मरीज की डिस्ट्रॉफी आंखों से देख सकते, भाई मसल्स, उसकी स्केलेटन मसल्स कमजोर हो जाएगी, बॉडी दिखेगी, तो ये कह रहा है। फिर रक्त असर जानकर इलाज में कोई बदलाव नहीं। अगर ब्लड का लेवल, ब्लड में इनको टेस्ट करना है, यूरिन में भी चेक करना है, यूरिन में भी चेक किया जाएगा ये। अब ये कह रहा है कि पेशियों का जल्द थक जाना, क्योंकि वहां से बनेंगे। माई स्थीनिया ग्रेविस, डायबिटिक मेलाइटिस, अनियंत्रित दशा हो गई, मैलिग्नेंसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस, ये कुछ डिजीज है जो इसे रिलेट हो रहे हैं।
हायर क्रिएटिनिन और क्रिएटिन से। उपरोक्त रोगों में रक्त क्रिएटिनिन एवं तिवारी जी, यूरिक रोग स्तर को निर्धारित करते हैं। रक्त क्रिएटिनिन स्तर बढ़ता स्वभाव रोगी को मौत की तरफ ढकेलता है। तिवारी जी, जी सर। एक लाइन आपने ऊपर पढ़ी, इस रोग के मरीज में डिस्ट्रॉफी आंखों से देखी जा सकती है। हाँ, ये क्या है कि ये जब आंखों ये से, बढ़ेगा। हाँ हाँ बोलिए सर, बोलिए। जी जी, यही जानना चाह रहा था मैं, आंखों से देखी जा सकती है का मतलब क्या मीन्स है? की जो मसल्स है ना, आपकी जो मसल्स है वो धीरे धीरे कमजोर होती दिखेंगी। अब दिखेगा कि इसका, क्योंकि मसल्स में ही बनता है ना ये, तो ओके, आपकी मतलब ये मसल है से कि आप, मेरा मतलब ये कि हम थेरेपिस्ट या कोई नेक्स्ट मैन कैन सी इन हिज बॉडी बाय हिज ओन आईज, मतलब अपने आंखों से देख सकता है, देख ना कि सकते हैं, आंख भी क्योंकि देख सकता है। उसकी मसल्स के जो मसल्स हैं, उसकी जो प्रोटीन है वहां से ये बनेगी, तो उसकी मसल्स वीक होती चली जाएंगी। अच्छा, वो आंखों दिखेगा से कि देख सकता दुबला है, हो आंखें रहा में है, नहीं। वो दिखेगा कि मैं उसकी थे और मसल। मैं कंफ्यूज था, हाँ, मैं थे और मैं कंफ्यूज था। जैसे आप क्या करेंगे कि 15 दिन खाना नहीं खाएंगे एग्जाम्पल जी के लिए, तो आपकी मसल से एनर्जी बनेगी। जी जी उस केस में जो क्रिएटिन और क्रिएटिनिन नहीं वो ज्यादा बनेगा, आपकी मसल्स जी कमजोर होंगी तो आपका प्रोटीन जाएगा, और जी क्रिएटिन और क्रिएटिनिन दोनों ही बनेंगे, तो आपको दो जी तरह से नुकसान होगा। आपकी बॉडी की प्रोटीन जाएगी, इसीलिए लंबे समय तक जो अनशन रहता है उनको ये प्रॉब्लम बहुत होती है। जी जी इसलिए आप, और दूसरी चीज, आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हो, जी आप प्रोटीन के ज्यादा लेंगे तो उन जितना हो सके उसका कैटाबॉलिज्म होगा, जी मेटाबॉलिज्म उसका होगा तो उससे भी जनरेट होगी, तो यूरिक एसिड भी बढ़ेगा। इसलिए हम लोग कहे कि प्रोटीन की जो इनपुट है वो 15% है, लेना है। जी जी देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि बढ़ते बच्चों में स्टार्वेशन, आपने अनशन किया, सबसे बड़ा रिस्क अनशन में यही रहता है। जी अनशन करने वाले को आप देखे होंगे, किसी अनशन करने वाले को तो 15 दिन 20 दिन बाद देखेंगे कि उसका शरीर पतला होने लगता है, वो आंखों से जी हाँ, दिखता है। जी तो जी यही दिखता है कि इसके जो मसल्स हैं उनकी प्रोटीन से एनर्जी बन रही है। अब ओके वो बन रही है क्योंकि शरीर को तो चाहिए, जब तक वो देगी तो वो आंखों से दिखेगा। ओके, ये अब क्योंकि क्लियर सर, ब्लड के अंदर है, वो कैसे विजिबल होगा? ब्लड के अंदर तो आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। क्लियर ब्लड सर। में अगर आपको देखना है या यूरिन में देखना है, आंखों से देखना है, मतलब कि इसका प्रोटीन है जो बॉडी, प्रोटीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बॉडी बिल्डिंग, जा मुख्य भूमिका उसमें है। ग्लूकोज जी एनर्जी देता है ना, जी और फैट भी देता है, फैटी एसिड। तो अगर किसी का शरीर कमजोर लगातार हो रहा है, बॉडी से उसके प्रोटीन बर्न हो रहे हैं, मतलब एनर्जी दे रहे हैं, तो उसका क्रिएटिन और क्रिएटिनिन ब्लड में या यूरिन में आप टेस्ट करवा सकते बढ़ हैं। जाए हाँ, जी देख के भी आप बोल सकते हैं कि भैया तुम 15 दिन से खाना नहीं खाए हो, पक्का तुम्हारा क्रिएटिन या क्रिएटिन, उसको नहीं बताएंगे आप, लेकिन आप ब्लड टेस्ट करवा के जान पाएंगे। हाँ, आंख से तो क्वांटिटी आपको कैसे दिखेगी? नहीं दिखेगी, वो फिजिकल दिखेगा। फिजिकल वो समझ गया सर, ठीक है, हाँ ठीक, मेरा ओके डाउट क्लियर हो गया। ओके। उपरोक्त रोगों में रक्त क्रिएटिनिन एवं यूरिन क्रिएटिनिन का रोग स्तर को, क्रिएटिनिन या क्रिएटिन कौन सा ज्यादा है, कितना है, इससे जो प्रैक्टिशनर है वो डिफाइन करेंगे कि क्या करना है। रक्त क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ता स्वभाव रोगी को मौत की तरफ ढकेलता है। मौत की तरफ ढकेलने क्या मतलब? अगर क्रिएटिनिन बढ़ गया तो ये क्या करेगा? आपके सारे सेल्स में परमेबिलिटी को रोक देगा, धीरे धीरे रोकता जाएगा तो सेल्स काम नहीं करेंगे। तो अगर क्रिटिकल अंग्स के सेल्स काम नहीं करेंगे तो डेथ की तरफ पेशेंट जा सकता है। इसलिए अगर डॉक्टर को कहीं यूरिन में ये मिलता है तो वो मैंने कई बार फेस किया, वो काफी सिंसियर हो जाता है और बोलता है कि हर 3 दिन पे आप यूरिन चेक करा के बताओ, दे वांट्स टू नो। चलिए, यहाँ पे क्या करता है कि यूरिया क्रिएटिनिन के रिश्ते कैसे? प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के रिश्ता है, क्योंकि नाइट्रोजन बनेगा, अमोनिया बनेगा, क्रिएटिनिन भी बनेगा। इसीलिए एक हम लोग बोलते हैं एक एज के बाद क्या प्रोटीन इंटेक कम कर दे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग करना है।
और किसी केस में हम लोग प्रोटीन जैसे यूरिक एसिड बढ़ता है और ये सब यूरिया, तो डॉक्टर बोलता है यार वो दाल मत खाओ, ये मत खाओ। माने वो ये बोलता है कि जिस चीज में प्रोटीन का लेवल ज्यादा है उसका इंटेक आप कम कर दीजिए। जी। अब अगर यूरिन में क्रिएटिन ज्यादा मिलता है तो उसको क्रिएटिन्यूरिया बोलते हैं। बढ़े थे बच्चों में, अनसन में, प्रेगनेंसी में, या डिलीवरी के बाद, या अधिक ज्वर। अब देखिए एक और केस है, अगर आपका ज्वर हायर है, अगर आपका टेम्परेचर लंबे समय से हायर है, अब 104 105 डिग्री में है, तो यहाँ पे हम लोग पीछे पढ़े थे कि प्रोटीन की बर्निंग होने लगेगी, तो इस केस में भी बढ़ेगा। माने लंबे समय तक अगर आप बुखार में हैं तो आपको ब्लड टेस्ट में क्रिएटिन की और यूरिया ये चीजों को चेक कराना चाहिए। अधिक समय से तीव्र ज्वर, तीव्र ज्वर का मतलब कि इस हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ऑटो में हो जाएगा, होने लगेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड ये वो है, ये कहता है कि जो सेल है उसके न्यूक्लियस में प्यूरिन मौजूद है और इसी के केटाबोलिज्म में से यूरिक एसिड बनता है और ये जल में घुलनशील है और किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है। एक कार्बनिक तत्व है, तो प्यूरिन जो है न्यूक्लियस में, जबकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन न होने के वजह न्यूक्लिक एसिड की केटाबोलिज्म होती है और इन सेल्स में यूरिक एसिड होता है। मतलब अगर न्यूक्लियस नहीं है तो भी उसके न्यूक्लिक एसिड में प्यूरिन केटाबोलिज्म होता है और यहाँ पे मिलता है। मात्रा कितनी है? 4 ± 1 माने 3 से 5 के बीच में अगर 100 ml में है तो सामान्य है और एक्सक्रीट होगा यूरिन से 0.5 से 1 ग्राम पर डे। अब ये कहता है कि अगर सैंपल निकाले और किसी वजह से हीमोलिसिस हो गया, माने ब्लड के सेल्स में प्रॉब्लम हो गई, जैसे उस समय तो वो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा क्योंकि वो सेल्स में ही रहते हैं, तो नॉर्मली ये वहां एक रीजन हो सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि ल्यूकोसाइट में भी होते हैं, माने डब्ल्यूबीसी के सेल्स में भी है, ऐसा नहीं कि खाली आरबीसी में है, डब्ल्यूबीसी में भी है, ल्यूकोसाइट इरिथ्रोसाइट दोनों में है। लेकिन ये कह रहा है कि अभी तक क्लियर नहीं कि यूरिक एसिड की उत्पत्ति कैसे होती है, क्योंकि वो कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड से होती है केटाबोलिज्म से, लेकिन ये न्यूक्लियस नहीं होने के बावजूद न्यूक्लिक एसिड है। तो ये यूरिक एसिड यहाँ पे प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से होता है। अब ये क्या है? प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म अधिकतर लीवर में होता है, आंशिक रूप से मसल्स, स्केलेटल मसल्स में होता है। टोटल यूरिक एसिड कितनी है बॉडी में? 11.3 मिलीग्राम और प्रतिदिन 5 to 600 मिलीग्राम परसेंटेज बनता है। और CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में 1.5 मिलीग्राम और प्लाज्मा में 5 मिलीग्राम इसकी वैल्यू है। दो रीजन हो सकता है इसके बढ़ने का, एक तो कि जो प्यूरिन का केटाबोलिज्म हो रहा है वो ठीक से नहीं हो रहा, वहां कह रहा है कि केटाबोलिज्म से होता है। अगर केटाबोलिज्म में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये ज्यादा बनेगा, मेटाबॉलिक डिफिशियंसी, एंजाइम कम हो सकते हैं, केटाबोलिज्म के लेवल नहीं है। दूसरा, चूंकि ये निकलता यूरिन के थ्रू है तो किडनी अगर में प्रॉब्लम आ गई, फिल्टर नहीं कर रही है बाहर, तो रेनल डिफिशियंसी है, मतलब किडनी की प्रॉब्लम और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में भी होगा। लेकिन ये भी बनेगा कैसे? प्रोटीन के केटाबोलिज्म से ये भी बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। चलिए उसको भी आगे देखेंगे हम लोग। सेकेंडरी रीजन क्या हो सकता है? ल्यूकेमिया, न्यूमोनिया के रोगों में सीरम यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ये सेकेंडरी है। लेकिन प्राइमरी क्या? ऑटो में किडनी खराब हो गई या केटाबोलिज्म नहीं हो रहा है प्यूरिन का। यूरिन मिलेगा कहाँ? सेल्स में। अब कैसे दिखेंगे? जो यूरिक एसिड है ये मैक्रोफेज को खा जाते हैं, जो मैक्रोफेज दुश्मन को खाते थे उनको ही खा जाते हैं और ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो अपच के कारण वे अपना लाइसोजोम, हम लोगों ने सेल्स में पढ़ा, ये छोड़ देते हैं और जोड़ों पर ये इन्फ्लेमेशन उत्पन्न कर देते हैं। विशेषकर पैर के अंगूठे के प्रथम जोड़ पर दिखता, फील होता है, वहां दर्द बहुत होता है रोगी को अगर ये ज्यादा हुआ तो। रोगी को तीव्र दर्द, सूजन और ज्वर की शिकायत। माने अगर ज्वर में ब्लड टेस्ट में अगर आपका यूरिक एसिड डॉक्टर चेक करा रहे हैं तो उसको कराया देना चाहिए, क्योंकि अगर
ज्वर जाते हैं तो अब पूछे थे कि हाई टेम्परेचर में भी और भी प्रॉब्लम है, तो ये हो सकता है। गाउट यहां से होगा, रिलेट करता है गाउट यूरिक एसिड से। गाउट जो रोग है, गठिया रोग का प्रारंभ पैर के अंगूठे से होकर किसी अन्य जोड़ में फैल सकता है, अतः यूरिक एसिड का नियंत्रण आवश्यक है। मैंने अगर आपको गाउट है तो आप यूरिक एसिड जरूर चेक कराएं। इसलिए हम लोगों को नॉर्मल कंडीशन में भी यूरिक एसिड चेक कराना चाहिए, एक नॉर्मल केस में भी। ये कैसे, एक फुंसी की तरह भी कहीं जमा हो सकता है और कहीं अंग में जमा हो गया तो दिक्कत, इसको ट्रॉफिक संज्ञा दी गई है। यूरिक एसिड के कुछ एक ये दिखा रहा है कि कुछ जेनेटिक भी है। लेस नाइन सिंड्रोम एक है, ये एक्स क्रोमोजोन पर है, कुछ पाया जाता है डिफेक्ट एक्स क्रोमोजोन पे, माने जेनेटिक है ये। हम लोग जो क्रोमोसोम पढ़े हैं उसी की बात हो रही है रिप्रोडक्शन सिस्टम में। तो एक्स लिंक रिसेसिव डिफेक्ट है ये, लेकिन जेनेटिक हो सकता है। नाहन सिंड्रोम जो है मैक्सिमम जेनेटिक ही है, तो उस केस में पाया जाता है। और गाउट रोग के लक्षणों के साथ साथ गाउट मिलेगा, माने यूरिक एसिड हायर मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, एक्स लिंक रिसेसिव डिफेक्ट है ये। अब इसके बारे में डेप्थ अगर किसी को पढ़ना हो तो जा सकते हैं, लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि ये भी एक रीजन है जेनेटिक। और इसमें क्या होगा, रीनल फेल्योर, पुअर ग्रोथ, स्पॉसिटी माने वो ऐठन, तो रोगी में ये भी मिल सकता है, क्योंकि हायर यूरिक एसिड होने पर भी किडनी की भी एक लिमिट एक्सक्रीट करने की, अगर बहुत बढ़ गया तो उसको दिक्कत होगी। ग्रोथ पुअर है क्योंकि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा। एक तत्व ये है जेंथिन, एक कार्बनिक तत्व है जो प्यूरिन के कैटाबॉलिज्म के दौरान बनता है, और जेंथिन ऑक्सीडेज द्वारा इसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम, माने एंजाइम की डिफिशियंसी भी रीजन हो सकता है इस काम के लिए। यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा जेंथिन ऑक्सीडेज द्वारा, प्यूरिन के कैटाबॉलिज्म में ही बनता है जेंथिन। इस स्थिति में रोगी के मूत्र में जेंथिन की मौजूदगी रोग का द्योतक है। माने अगर यूरिन में जेंथिन मिलता है तब ये कह सकते हैं कि जेंथिन ऑक्सीडेज द्वारा ये बन रहा है। तो ये भी आप जान, इस रोग में मूत्र की अधिक मात्रा होती है और हृदय का संकुचन बल बढ़ा देता है। अब सोचिए हृदय का संकुचन बल ये रिलेट कर रहा है, अब हम लोग को तो नहीं समझना, कितना जानना है कि हार्ट का जो सिस्टोल है उस फोर्स को ही बढ़ा देता है। मीन्स कि ब्लड में अगर यूरिक एसिड ज्यादा है तो ये हार्ट का भी संबंध का सिस्टोल होने का फोर्स बढ़ा देता है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट जेंथिन क्या है। एक अगला क्या रीजन है कि एडेनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी। एडिनोसिन एवं ग्वासिन ये दो प्यूरिन बेस है, बात बार बार प्यूरिन की हो रही है, प्यूरिन बेस है जिनकी कैटाबॉलिज्म यूरिक एसिड का उत्पादन करती है। उपरोक्त एंजाइम की अनुपस्थिति में इसका बढ़ा रक्त स्तर रक्त के लिम्फोसाइट को निष्क्रिय कर देता है। अब सोचिए यूरिक एसिड लिम्फोसाइट को निष्क्रिय कर देता है, माने अब हम लोग ये सोचे कि अगर यूरिक एसिड हायर है और ये दोनों बेस है जो करते हैं एडिनोसिन और ग्वासिन, तो आपकी लिम्फोसाइट मतलब आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो उसका सबसे बड़ा सदस्य है, मजबूत सदस्य, उसको भी निष्क्रिय कर सकता है। इसलिए ये एक लेवल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो बोलता है कि हार्ट का सिस्टोल बढ़ा देता है, सिस्टोल वाला प्रेशर है, ये कहता है कि लिम्फोसाइट माने यूरिक एसिड ये बढ़ा देता है, लिम्फोसाइट को निष्क्रिय कर देता है। तो ये था एक यूरिक एसिड। थोड़ा सा और अभी हम लोग देखेंगे। इसमें आईएफ में जो अगर इंडेक्स लेफ्ट इंडेक्स में आप लगा सकते हैं थर्ड स्पाइरल 3684 लेफ्ट इंडेक्स फिंगर थर्ड स्पाइरल 3684। चलिए ठीक है जी, बता दिया, आगे चलिए। अब हम लोग थोड़ा नाइट्रोजन की अभी तक बात किए थे कि प्रोटीन बनने के लिए, कि नाइट्रोजन सबके लिए आवश्यक है।
इन चीजों में। तो कैसे है, ये कह रहा है कि जो वायुमंडल है इसमें नाइट्रोजन गैस 79% है। मनुष्य के शरीर के निर्माण में इसकी सहभागिता भी है, इंपॉर्टेंट है, कितना है, 2.59% है। और इसमें एक परसेंटेज भी है, लेकिन ये हमारे बॉडी में डिफ्यूज नहीं होता है, अंदर नहीं जाता है। उसका रीजन क्या है कि जो हमारे लंग्स में जो एल्वेलर मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन नाइट्रोजन के लिए परमेबल नहीं है। माने नाइट्रोजन गैस वहां से आप जो होल है, साइज है, वो नाइट्रोजन उससे बड़ी है, इसलिए वो नहीं जाती है, आर पार नहीं होती है, मेम्ब्रेन के उस पर नहीं जाती है, माने लंग्स में अंदर नहीं जाएगी लंग्स से। दूसरा, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास हीमोग्लोबिन है, इसको ट्रांसपोर्ट या इसको पकड़ने के लिए कोई चीज नहीं है, इसलिए ये हमारी बॉडी में बाहर से अंदर नहीं जाती है। नाइट्रोजन बाहर से इनसाइड लंग्स के अंदर नहीं जाती, सांस लेंगे वहां वो रहेगी, लेकिन लंग्स से वो बाहर निकल के ब्लड में नहीं जाएगी। एक तो परमेबिलिटी नहीं है, दूसरा उसका ट्रांसपोर्ट नहीं होना। तो दो चीजें, नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की संज्ञा दी गई है। लेकिन नाइट्रोजन तो बनता है बॉडी में, जो रिएक्शन होते हैं प्रोटीन का, उससे नाइट्रोजन रिलीज होती है। तो ये करता क्या है भाई, नाइट्रोजन का फायदा क्या है? ये फायदा ये है कि जो सेल की मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन करते हैं, अमीनो एसिड बनता है इससे, नाइट्रोजन से अमोनिया और अमीनो एसिड ये सब बनते हैं। तो जो अमीनो एसिड है उसका मुख्य भूमिका क्या है? सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन है, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस है, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, विटामिन से हार्मोन। माने नाइट्रोजन की आवश्यकता है हमको, लेकिन हम बाहर से इनटेक नहीं करते हैं। मेटाबॉलिज्म के दौरान ये नाइट्रोजन बनती है, जो अमोनिया बनती है, नाइट्रोजन बनती है। माने नाइट्रोजन से जुड़े हुए, नाइट्रोजन और उससे जुड़े हुए चीजें बनती हैं, उसमें अमीनो एसिड भी है, अमोनिया भी है। तो जो अमीनो एसिड है यही प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म से बनती है, और वापस ये अमीनो एसिड उनके निर्माण में भी यूटिलाइज होगी। और फायदा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन और ये चीजों का। अब ये कह रहा है कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है 15 दिन में रिन्यू हो जाती है, और 80 से 100 ग्राम प्रतिदिन प्लाज्मा प्रोटीन लीवर सिंथेसिस करता है। और मानव शरीर में जो पूरा टिश्यू है, पूरे शरीर में जो टिश्यू है 400 ग्राम बनती है और डिग्रेड हो जाती है, सिंथेसिस होती है और डिग्रेड हो जाती है। तो इनका एक रेशियो दे रहे हैं, आप देख लिए 30 से 31। लेकिन यहाँ हमको क्या और जानना है, प्रोटीन अणु में नाइट्रोजन 16% होता है, बनता वहीं से, टूटता है, बनता है, टूटता है, बनता है, लेकिन ये प्रोटीन से ही इसका जुड़ाव है। 16% नाइट्रोजन होता है प्रोटीन में, और के जो सेल की प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होगी तो 16.5 ग्राम नाइट्रोजन निकलती है बॉडी में। नाइट्रोजन जो पहले अमोनिया में फिर यूरिया में परिवर्तित होती है। देखिए, इसी नाइट्रोजन से बाकी चीजें भी बनती हैं, एसिड, अमीनो एसिड, उसी से टूट के नाइट्रोजन भी अलग से बनता है, और यही नाइट्रोजन अमोनिया भी बनाता है, और फिर वो उसको लीवर और किडनी उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अमोनिया हानिकारक है। ये प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म से बनता है, कैटाबॉलिज्म होता है तो नाइट्रोजन बनते हैं, अमोनिया आती है, CO2 है वो यूटिलाइज होती है। देखिए, CO2 यूटिलाइज होती है लीवर में, और यूरिया बनता है। यूरिया के अलावा नाइट्रोजन यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन के रूप में से, देखिए ये तीनों चीजें देख ले, हम लोग पीछे पड़े हैं। सीरम यूरिया मैंने ब्लड यूरिया में नाइट्रोजन से यूरिक एसिड बनता है और क्रिएटिन, तो ये सारी चीजें एक्सक्रीट होती है। ये सब चीज प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म। तो ये बनते हैं, नाइट्रोजन 90% यूरिन से और 10% मल से एक्सक्रीट कर दी जाती है बॉडी द्वारा। एमिनो एसिड का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन सामान्यतः लीवर में अधिक और किडनी में आंशिक होता है। एक यहाँ है। दूसरा कहाँ बनता है? जब डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव जूस द्वारा, माने इंटेस्टाइन में प्रोटीन अणु डाइजेस्टिव जूस से टूटते हैं, तो वहां, क्योंकि वहां एब्जॉर्ब है, तो वहां भी अमोनिया बनती है। GIT में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जब डाइजेस्टिव जूस आता है, कहां से आता है?
पेनक्रियाज से। तो ये यहाँ भी अमोनिया बनते हैं क्योंकि प्रोटीन टूटते हैं। तो यही जो लीवर रक्त द्वारा लीवर में जाते हैं और लीवर उनको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। रक्त में अमोनिया और अमोनिया जल और वसा में घुलनशील है और ट्रांसपोर्ट होती है। और अगर अमोनिया तुरंत किसी ठोस तत्व में परिवर्तित न की जाए तो बाकी जगह प्रवेश करके नुकसान करेगी, जो हानिकारक विशेषकर नर्व सेल को नुकसान करेगी। इसलिए अमोनिया को कन्वर्ट होना है या एक्सक्रीट होना है। रक्त में अमोनिया का जो स्तर है वो 40 से 70 माइक्रोग्राम है और फ्री अमोनिया जो आयन से अमोनिया के वो 20 से 25 माइक्रोग्राम। अमोनिया अगर ब्लड बॉडी में ज्यादा दे रही तो उनके प्रभाव क्या क्या होंगे? फ्लेमिंग ट्रेमर, हिलना हाथ पैर का, स्लरिंग स्पीच, ब्लरिंग विजन और सॉरी अमोनिया, ये डिजीज हो सकते हैं। अमोनिया की जो टॉक्सिसिटी है वो चूंकि ये गैस है, उड़नशील है, इसलिए ज्यादा है, इसलिए इसको कन्वर्जन यूरिया में और वहां से ट्रांसपोर्ट। देखिए ये क्या करता है, यूरिया तो हम लोग बोले थे osmolality प्रदान करता है, माने कंसंट्रेशन प्रदान करता है। जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड में जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो क्या है? कार्बनिक का कार्बनिक दोनों में हम मिला लेंगे, सब में नाइट्रोजन अणु है। तो रक्त में जो अमीनो एसिड है वो 35 से 65%, यूरिया में 20 से 40% मिलीग्राम में है ये। यूरिक एसिड में 4 से 5, क्रेटिनिन में 103 और अमोनिया माने ये सब में नाइट्रोजन है। अमीनो एसिड हो, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, क्रेटिन हो या अमोनिया है, सब में नाइट्रोजन है। और ये नाइट्रोजन कहाँ से आया है? कैटाबॉलिज्म से, प्रोटीन की, बाहर से नहीं आता। तो हमको जानने चाहिए कि सामान्य वैल्यू कितनी है, तो 5 से 25 मिलीग्राम। ऊपर वाला परसेंट में कितना परसेंट कहाँ मिलता है, लेकिन वैल्यू कितनी है? 100 ml ब्लड लेंगे तो 5 से 25 मिलीग्राम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की वैल्यू है। और इंपॉर्टेंट क्या है ये? भाई क्या करता है यूरिया नाइट्रोजन? वो सांद्रता ब्लड की मेंटेन रखता है। ये बहुत सारे वर्ड है, हम लोग इतना जाने। अब प्राथमिक रूप से क्या करता है कि जब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का टेस्ट अगर आप क्रिएटिन करा रहे हैं तो आपको ये भी कराना चाहिए, जिससे आप किडनी के डिसफंक्शन को या और चीजों को पेशेंट का मॉनिटर कर सके। तो अगर कभी आप क्रिएटिन करा रहे हैं, कोई जरूरत है, तो BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में टेस्ट कराया जा सकता है। यह कह रहा है कि यह परीक्षण व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य का द्योतक है, जनरल हेल्थ स्टेटस। अतः परीक्षण बेसिक मेटाबॉलिक पैनल या कंप्रहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल का अंग है। अब डॉक्टर समझते होंगे कैसे कराएंगे ये। 0 से मैंने छोटे में ये वेरिएबल है, एडल्ट में 2.1 से 7.1 और 60 ऊपर वाले में थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म उतना अच्छा नहीं है। both IF 012 spiral 45836 आयुर्वेदिक में both IF 012 spiral 45836। थोड़ा समय हो गया, ये थोड़ा BUN कंप्लीट कर ले, 5 मिनट और। बोलिए बोलिए, बताइए। एक पेज है, कर लेते हैं जैसा आप लोग बोले। आप लोग बताइए। गरिमा मैडम, मोनिका मैडम, समर कुमार जी, रीता रानी मैडम। सर ये बताएं सर, ये आपने बताया बहुत आई है, जी सर ठीक है। बहुत आई है, कौन सा स्पाइरल सर? बहुत आई है 012 स्पाइरल। ठीक है सर, प्लीज आगे कंटिन्यू कर लीजिए। ये वन क्रिएटिन रेशियो ये वाला करा लें। बिल्कुल बिल्कुल करा लीजिए सर। ठीक ठीक। ये BUN बस करें। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का रेशियो है कि दोनों कौन कितना है। जी सर करवा दीजिए। जी, तो ये यही करा दीजिए। अगर ये रेशियो 10:1 माने BUN 10 है और क्रिएटिनिन 1 है, या 20 है या 1 है, तो इसके बीच में ये मिलना चाहिए सामान्य रूप से। लेकिन अगर ये बढ़ता है तो ये संभावना है कि किडनी में रक्त प्रवाह सामान्य से कम है। रक्त में, किडनी में रक्त कम है, ये ध्यान रखिएगा, किडनी के इनसाइड। इसका रीजन उदाहरण के लिए कंजेस्टिव, कार्डियक फेल्योर, डिहाइड्रेशन, भोजन में प्रोटीन की अधिक मात्रा,
भोजन तंत्र में रक्त प्रवाह, इसका घटा अनुपात लीवर हो। अगर ये रेशियो कम हो गई तो आप ये मान सकते हैं कि लीवर को प्रॉब्लम है, और अगर ये बढ़ गया तो आप किडनी की तरफ जा सकते हैं। जानकारी के लिए, बाकी तो ये BUN का मान उन रोगों में होता है बड़ा मान जिसमें किडनी की कार्य क्षमता असंतुलित हो जाती है, वही एक्सक्रीट नहीं कर रहा है तो ये रेशियो असंतुलित हो जाएगी। कब? जब BUN बड़ा हो, एक्सक्रीट कम करेगा। डैमेज या फेल्योर है, CCF है, वही CCF है कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, शाक है, स्ट्रेस है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, सीवियर बर्न है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो है, डिहाइड्रेशन है, एक्सेसिव प्रोटीन कैटाबॉलिज्म है, इंक्रीज प्रोटीन इन डाइट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। हम लोग इस रेशियो को, बाकी चीजों को, यूरिया को मेंटेन करने के लिए एक एज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो प्रोटीन का इंटेक है उसे जरूर केयर करना चाहिए। और प्रोटीन किस में ज्यादा मिलता है? दाल में ज्यादा मिलता है, दूध में ज्यादा मिलता है, फिश में, जो लोग मांसाहारी हैं उसमें प्रोटीन ज्यादा मिलता है। तो वो एक एज के बाद, या जिसके पास, जिनको ये BUN ज्यादा है, क्रिएटिनिन ज्यादा है, उनको प्रोटीन का, जैसे कैटाबॉलिज्म तो आप एक्सेस खाएंगे तो होगा, तो इनटेक भी आप कम कर सकते हैं एक सामान्य में, माने जो बैलेंस है वो लेना आपको। BUN का रक्तमान सामान्य से घटना, लिख रहा है, इज नॉट कंसिडर्ड एज अ काज ऑफ कंसर्न बट इट हैज बीन नोटिस्ड इन, कहाँ देखा गया ये BUN का? सिविलर लिवर डिजीज। अच्छा, लिवर ही कन्वर्ट बनाता है तो वो प्रॉब्लम है। आपका माल न्यूट्रिशन है, खाना नहीं खा रहे, ओवर हाइड्रेशन है, पानी ज्यादा है, तो BUN घट जाएगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नॉर्मल से घट सकता है क्योंकि लीवर बहुत इसमें काम करता है। और प्रेग्नेंट महिला में BUN का मान घटा बढ़ा मिलता है। BUN का रक्तमान सामान्य आ सकता है जब एक किडनी कार्य करे, दूसरी रोगग्रस्त, ये देखिए लिखा हुआ है। एक अगर एक्सक्रीट करे, दूसरा प्रॉब्लम है, तो भी सामान्य आ सकता है। तो व्हेन, ये कब आपको ये कराना चाहिए? पर्सन हैज नो स्पेसिफिक कंप्लेंट। ये अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट नहीं और उसको ढेर सारी प्रॉब्लम है, तब आप ये करा सकते हैं। फॉर रूटीन टेस्टिंग पैनल, मेडिकल टर्म से आप रूटीन टेस्टिंग के लिए करा सकते हैं। पैनल मतलब वो लोग देखना, टू चेक हाउ द किडनी आर फंक्शनिंग बिफोर स्टार्टिंग। अगर कोई थेरेपी आप करने जा रहे हैं तो पहले कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि किडनी कैसे फंक्शन करे ट्रीटमेंट तक, या इन केस ऑफ इमरजेंसी पर्सन एडमिटेड। व्हेन टू रिकमेंड BUN टेस्ट विथ ब्लड क्रिएटिनिन लेवल, जब किडनी पर शक हो, जब या किडनी को के फंक्शन को आप रेगुलर चेक कर रहे हो, एसेस कर रहे हो, तब ये आप करा सकते हैं। वो CCF है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, डायबिटिक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, शाक स्टेज, या पेशेंट किडनी का रोगी हो, ये रोगी हो और आप डायलिसिस को मॉनिटर करना चाहते हैं कि किडनी एक्सक्रीट की कि नहीं की, डायलिसिस से कोई फायदा है कि नहीं, क्योंकि डायलिसिस से ही तो बाहर निकालते हैं बहुत सारी चीजें। तो डायलिसिस कर रहे हैं तो आपको BUN चेक करना कि नाइट्रोजन परसेंटेज घट रहा बढ़ रहा वही है, या किडनी की रोगी है। तो ये सारे रीजन है किस केस में आप ब्लड यूरिन नाइट्रोजन चेक करा सकते हैं। ये सब उसी का है, जो हम लोग पढ़े उसी को लिखा गया है, तो ये आपको जानना है। 5 मिनट और है कि बंद करें? नहीं, बंद कर दीजिए। ओके, क्योंकि अभी बहुत काफी बचा, 1/3 से ज्यादा बचा है। काफी है वो तो चलेगा अभी। एक लेवल और है, तो बंद करते हैं सर, जैसा चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तिवारी जी। देखिए, डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं हम लोग। समझना ये है कि अगर ये रोग है कभी, तो एक हम लोग पास कोई टेस्ट रिपोर्ट आती है, तो किताब हमारे पास है, और इसके आधार पर भी हम समझ सकते हैं कि कहाँ इशारा हो रहा है। फिर हमारे पास टेस्ट के अपने वो हैं प्रोटोकॉल से, वो चाइनीज है, आयुर्वेदिक, कहीं भी आप प्रोटोकॉल लगा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे पास धन है, और हम लोग खेमका सर को इसीलिए याद करते हैं कि अपने पास ज्ञान कोई भी हो, किसी लेवल पर हो, किसी रूप में हो, उसको जरूर ट्रांसफर करिए, सो दैट कि वो मुख्य धारा में सभी लोग आ सके, हमारी थेरेपी बढ़ सके, और खेमका सर का सपना पूरा हो सके। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग
वीडियो बंद करते हैं। कल मंडे है, कल हम लोगों का वीक स्पेशल क्लास होगा, बाद में हम लोग। ठीक ठीक है सर, प्रणाम सर। प्रणाम।